हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की झांकी नजर आएगी। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो राजपथ है दिल्ली में, लाल किले के सामने जो परेड होती है उसमें सभी राज्यों से एक प्रेजेंटेशन मंगाया जाता है कि आप अपने राज्य का कोई विशेष कल्चर हो, कोई विशेष डांस हो, तो वो गणतंत्र दिवस की परेड में यानी राजपथ के सामने आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले उसका पूरा खाका भेजना होता है, फिर उसको सिलेक्ट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री और फिर आपको अलाउ किया जाता है ताकि पूरे देश के सामने सभी राज्यों का कल्चर आ सके। तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की झांकी को सिलेक्ट किया गया है। तो इसके संबंध में कुछ डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये झांकी प्रदर्शित की जानी है हमारे छत्तीसगढ़ की। इस झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजाति क्षेत्रों में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों, उनके लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या काफ़ी निवास करती है, तो उनमें किमड़ी और बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जिनके साथ वो डांस भी करते हैं। उन्हें प्रदर्शित किया जाना है कहाँ पर? राजपथ पर। छत्तीसगढ़ी कलाकारों की ओर से धनकुल, अलगोजा, खंजेरा, नगाड़ा, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र बिल्कुल भी आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। 22 यानी 22 गानों की प्रस्तुतियां वहां पर दी जाएंगी। टाइम बहुत कम मिलता है वहां पर, सिर्फ 55 सेकेंड का टाइम मिलता है। उतनी ही देर में इसे जितना भी जो आप रिप्रेजेंट करना चाहें वो प्रदर्शित करना होता है। फिर नारायणपुर और सरगुजा की ऐतिहासिक मांदरी वाद्य यंत्र राजपथ में प्रदर्शित की जाएगी। ये मांदरी वाद्य यंत्र काफ़ी अच्छा होता है और जब ये बजता है तो आदमी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाता है, तो इसे भी वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। फिर विशेष रूप से कक्सार नृत्य वहाँ पर किया जाएगा। कक्सार कहाँ पर किया जाता है? नारायणपुर और सरगुजा जिले के आसपास, यानी बस्तर का जो अंचल है वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। कक्सार नृत्य ये एक आदिवासी नृत्य है। और मांदरी विशेष रूप से ये वाद्य यंत्र भी आपको याद रखना है। तो इसमें याद करने जैसा क्या है? ठीक है, जनजाति कल्चर वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतने सारे ये सब आपको याद नहीं करने, इसमें सिर्फ मांदरी और कौन सा नृत्य है ये अगर आप याद कर लेंगे तो इतने में आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम क्या है? बिलसा बाई केवटिन हवाई अड्डा ये कर दिया गया है। पहले इसका सिंपल नाम क्या था? इसका सिंपल नाम था बिलासपुर हवाई अड्डा। अब इसका नाम क्या हो गया? बिलसा बाई केवटिन हवाई अड्डा। अब ये बिलसा बाई कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 16वीं सेंचुरी की एक आदिवासी महिला है जो काफ़ी ब्रेव मानी जाती है। इन्होंने एक राजा से भी थोड़ा सा संघर्ष सा किया था, इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी उस राजा ने, इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए डेटा पहला वाला, बिलासा केवटिन का जन्म अरपा नदी के तट पर हुआ था तथा 16वीं शताब्दी में अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। कौन? ये बिलासा केवटिन जी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अरपा नदी के तट पर, और ये 16वीं सेंचुरी की है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस में हुआ था? बिलासा मछुआरों की गुमनाम जनजाति में पैदा हुई थी। मछुआरे थे, उनमें ही ये इनका जन्म हुआ था और काफ़ी ब्रेव मानी जाती है। इनके स्टेच्यू आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में जगह जगह, स्पेशली बिलासपुर में आपको देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के मछुआरों के विकास एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2006 से श्रीमती बिलसा बाई केवटिन पुरस्कार देने की घोषणा की। यानी इनके नाम पर एक पुरस्कार भी रखा गया है। किनके नाम पर? बिलसा बाई केवटिन जी के नाम पर एक पुरस्कार भी है। और वो किन्हें दिया जाता है? जो मछुआरे अच्छा काम करते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो आपको इसमें से याद क्या करना है? बिलसा बाई केवटिन, ये हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है। और अगर आप याद रख पाएँ तो उनकी जो कर्मस्थली और जन्मस्थली है बिलसा बाई केवटिन की, वो अरपा नदी के आसपास है और
काफ़ी वीर बहादुर थी, वो 16 सेंचुरी की थी और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ सरकार देती है, श्रीमती बिलसा बाई केवटिन पुरस्कार। ये इतना सफिशिएंट डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव बेमेतरा जिले के नवागढ़ गिधवा परसदा गांव में आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? और जब ये करंट अफेयर मेरे पास सबसे पहले सामने आया तो मुझे लगा पक्षी महोत्सव में ऐसा क्या होगा, पक्षियों को पता ही नहीं है और उनके ऊपर महोत्सव हो रहा है, यही इंसान की फितरत है। बट ऐसा महोत्सव, प्रदेश का पहला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? बेमेतरा जिले के। ये इतना बड़ा ये याद नहीं करने की जरूरत है, बट हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में इसको आयोजित किया जाना है पक्षी महोत्सव को। उसमें क्या खास होगा? हालांकि पक्षियों को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर महोत्सव हो रहा है और महोत्सव होना है। तो इसमें खास ये होगा कि इसमें 3 दिनों तक ये चलेगा पहली बात तो, और इसमें बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, पक्षी विशेषज्ञ, वो आएंगे और पक्षियों के बारे में अपनी राय रखेंगे। ठीक है, रख लो, अच्छी बात है। 3 दिनों तक चलने वाले इस बर्ड फेस्टिवल में देश भर से आए पक्षी वैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी राय रखेंगे। फिर इसकी थीम रखी हुई है, इसकी थीम है हमर चिरई हमर चिन्हारी। ये इसकी थीम है, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए, इसलिए मुझे खास लगती है, ये आपको याद होना चाहिए, हमर चिरई हमर चिन्हारी। और गिधवा में 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संसार है, जिसमें जली और थली दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं। कहाँ पर? गिधवा में। यहाँ पर आपको 150 प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर इतने सारे पक्षी वैज्ञानिक आ रहे हैं और अपनी राय साझा कर रहे हैं और पक्षी उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव नहीं महोत्सव। ठीक है, जो भी है ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें से याद करने जैसा, ये थीम याद करना है, बेमेतरा में मनाया जाना है ये पक्षी महोत्सव, ये आपको याद करना है। और देश भर से यहाँ से वर्ल्ड फेस्टिवल में क्या आने वाले, स्पेशलिस्ट आने वाले जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, और 150 प्रकार के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं गिधवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होने वाली। अब ये वैक्सीनेशन तो शुरुआत हो गई है, अच्छी बात है। और इसमें हमारे भारत में ही बनी हुई वैक्सीन हमें अवेलेबल है इस समय, कोविशील्ड जो भारत बायोटेक ने बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ को भी कुछ कोटा इसमें से दिया गया है। तो पहले देखिए, पहला पॉइंट, शुरुआती तौर पर राज्य को कोविशील्ड की लगभग 3,32,000 खुराक केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है। कितनी? लगभग 3,32,000, इतनी खुराक अवेलेबल कराई है कोविशील्ड की, और ये केंद्र सरकार अवेलेबल कराती है। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 99 केंद्र बनाए गए, 99 केंद्र, जहां पर ये क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा। और सबसे पहले हमने प्रेफरेंस किसको दिया है? जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी यानी जो हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की उन्हीं की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि पीपीई किट पहन लेते हैं, फिर भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं, अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा। इसलिए सबसे पहले इनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो प्रथम चरण में लगभग 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। कितने? 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों का। और अभी केंद्र कितने बनाए गए? 99 केंद्र बनाए गए। और वैक्सीन कौन सी दी जाएगी? कोविशील्ड, जो किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। इतने इजी ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर बता रहा हूं, इसलिए मैंने इजी ऑप्शंस डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपको पता होगा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन प्राइवेट स्कूल्स में कुछ कोटा गरीब बच्चों के लिए होता है, जो वंचित वर्ग है उनके लिए होता है। और वो इतने गरीब होते हैं कि वो फी नहीं दे सकते, तो उनकी फी कौन देती है? सरकार देती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो उनको तो कोई लेना देना नहीं, आप गरीब रहो अमीर रहो, आपको फी देनी है। तो वंचित वर्ग जो है वो तो फी नहीं दे पाएगा, तो उनकी फी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो अब ये उसी से संबंधित ये डेटा है। कोरोना काल में निजी स्कूलों को ऑनलाइन राशि भुगतान या प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो वो जो गरीब बच्चे वहां पर पढ़ते हैं
उनकी फी देनी। अब इस कोरोना काल में, पहले तो ये सिस्टम था कि बैंक अकाउंट में वो जमा किए जाते थे, उनकी प्रोसेस होती थी, बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। बट सरकार ने इस बार क्या किया, सभी स्कूल से डिटेल मांगा कि आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो वंचित वर्ग के हैं, जिनकी फ़ी नहीं आई है। वो डिटेल जब कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने भेजा तो उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया और उनका जो भी पैसा बना वो ऑनलाइन प्रदान कर दिया। और ऐसा पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ जो निजी स्कूलों को ऑनलाइन भुगतान कर रहा है, ऑनलाइन राशि प्रदान कर रहा है। तो इसमें देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 4,473 निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क की राशि 101 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, प्राइवेट से लगा के गवर्नमेंट और आम आदमी सभी लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को उड़ीसा, झारखंड और असम में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने देखा कि यार ये तो काफी अच्छा मॉडल है। तो ऐसा हमारे भारत में अक्सर होता है कि एक राज्य का मॉडल हम दूसरे राज्य में अपना लेते हैं। जैसे दिल्ली का मॉडल कई योजनाओं में आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको उड़ीसा, झारखंड और असम में भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ही मैं आपको बता चुका हूं, निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत आने वाले वंचित वर्ग के बच्चों की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, वो इतने कैपेबल नहीं होते। हालांकि कुछ कोटा होता है निजी स्कूलों में कि आप इतने वंचित वर्ग के बच्चों को जरूर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सब अमीर अमीर पकड़ लिए और सिर्फ अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो गरीबों को फिर कब मौका मिलेगा। इस वजह से ये रखा गया है कि इतना कोटा आपको जो गरीब या वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए रखना ही होगा, और चाहिए तो उनकी फी कौन देगी, गवर्नमेंट देती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, पहला राज्य जो ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर रहा है, 101 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी है, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा, झारखंड, असम में इसको कॉपी किया गया हमारे मॉडल को, और ये निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की फी है जो पे की गई है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवा दिवस, ये यूथ डे होता है भारत में, कब होता है, 12 जनवरी को। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में आ जाता है, कई बार परीक्षा में आया है कि भारत का युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये होता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो इस अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आजकल खूब न्यूज में, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज 2, AI फॉर यूथ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझते होंगे, जिसमें वो रोबोट वगैरह का उपयोग करते हैं और उससे रोबोट से काम कराने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया AI के पीछे आजकल लगी हुई है। हमारा भारत हालांकि इसमें थोड़ा पीछे है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो इसके प्रोग्राम के फेज 2 के लिए छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों का चयन हुआ। काफी बड़ी संख्या है, 9 छात्रों का चयन हुआ। तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो पहला वाला देख लीजिए, इसमें सर्वाधिक महासमुंद जिले के एक ही स्कूल के शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा विकासखंड बागबाहरा के 7 छात्र चयनित हुए। अब देखिए, हालांकि ये स्कूल का नाम बहुत बड़ा है, बट सिंस यहाँ से 7 बच्चे चयनित हो गए, इसलिए स्कूल का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये याद करना ही होगा, शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा विकासखंड बागबाहरा। तो ये आपको याद करना ही होगा। ये 2 अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर और शासकीय स्कूल बेमेतरा के एक एक विद्यार्थी का भी चयन किया गया। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विश्व की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेल, जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, इसके सहयोग से ये चल रहा है प्रोग्राम। और ये किसके लिए, सिर्फ देश के शासकीय स्कूलों के छात्रों को नवीनतम आर्टिफिशियल तकनीक से रूबरू कराना, ये इसका काम है। और कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये, और इसके साथ में कौन है, इंटेल कंपनी। और ये क्या करना चाह रहे हैं, जो शासकीय स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस आर्टिफिशियल तकनीक से रूबरू करा रहे हैं। उनके द्वारा समाज की समस्याओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाधान ढूंढने के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के तहत अलग अलग बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें सिखाया जाता है। सिखाने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अब इसके ऊपर काम करिए,
आप कुछ अच्छा करके दिखाइए। बट पहले तो सिखाना पड़ेगा ना। अब व्यक्ति को एआई के बारे में कुछ नहीं पता, तो पहले हम उसको सिखाएंगे तभी तो वो सीखेगा, फिर वो इसका एडवांस कर सकता है, उसका दिमाग चला सकता है। तो ये सिखाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसके साथ में कौन है? इंटेल कंपनी, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है 2020-21। अब ये राज्य वीरता पुरस्कार में क्या होता है? एक तो भारत का वीरता पुरस्कार होता है, उसमें पूरे भारत के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और राज्य वीरता पुरस्कार में ऑब्वियसली राज्य के बच्चे रहेंगे। वो जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। कब? 26 जनवरी के दिन। तो इसके तहत चयनित बच्चों में रायपुर की टिकरापारा निवासी 12 वर्षीय कुमारी उन्नति शर्मा एक ये हैं, और दूसरी धमतरी जिले के कुरुंद निवासी 12 वर्षीय जानवी राजपूत, ये दूसरी हैं, और तीसरी दुर्गा जिले के खुड़मुड़ा गांव के रहने वाले चिरंजीव दुर्गेश सोनकर। ये 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। एक उन्नति, कुमारी उन्नति ने उन्नति की, और दूसरी जानवी राजपूत, ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरी चिरंजीव, तीसरा लड़का है ये चिरंजीव दुर्गेश सोनकर। ये 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है वीरता पुरस्कार के लिए, और इन्हें क्या किया जाएगा? राज्यपाल अनसुईया उइके चयनित बच्चों को आगामी 26 जनवरी को नगद पुरस्कार राशि 15,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित करेंगे। डेफिनेटली उनका सम्मान किया ही जाना चाहिए। अगर इनके बारे में आप सर्च करेंगे तो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छे कारनामे इन्होंने किए हैं। आपको भी पढ़ के सुन के बड़ा प्राउड फील होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन तीनों ही बच्चों के बारे में आप जरूर सर्च करें, तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और राज्यपाल कब? 26 जनवरी के दिन कितने पुरस्कार राशि कितने देंगी? 15-15 हजार रुपये प्रत्येक बच्चे को, और प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान करेंगी कि भाई आप बहुत वीर हैं, और डेफिनेटली वो वीर हैं ही। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे छत्तीसगढ़ ने ये काफ़ी अच्छा काम किया है कि हमारे यहाँ पर जो निवेश है वो आकर्षित हो रहा है। निवेश आकर्षित होने से मतलब क्या? जो निजी कंपनियां हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रही हैं, और भारत में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में आ चुका है। टॉप 10 में आना बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी अच्छी खासी उन्नति हमने शो की है। वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। निजी निवेश, और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। निजी निवेश के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी और वो छत्तीसगढ़ में अपना प्लांट लगाती है, तो उससे क्या होगा? पैसा पहले तो उन्हें बहुत सारा लाना पड़ेगा यहाँ, और जब पैसा आएगा तो ठीक है, आप उत्पादन तो यहाँ से करेंगे, बट स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा, वही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टेट हैं या देश हैं वो ये कोशिश करते हैं कि निजी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए। तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ टॉप 10 में आ चुका है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? प्रोजेक्ट टुडे। ये रिपोर्ट दी है किसने? प्रोजेक्ट टुडे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10,228 करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव मिले। कब? अक्टूबर से दिसंबर तक। ये क्या थी? तीसरी तिमाही। उसमें 10,228 करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव मिले। किसको? छत्तीसगढ़ को। काफी अच्छी बात है। उसके बाद में देखिए, ये अगर आप डेटा याद करना चाहें तो ये डेटा मैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। विनिर्माण और निर्माण में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 104 एमओयू साइन हुए। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तथा इनके माध्यम से प्रदेश में 42,714 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। यानी अभी भी देखिए, इतना तो हमें आ ही चुका है, ये प्रस्ताव मिल चुका है, और भी प्रस्ताव हैं। कितने? 42,714 करोड़ के। हालांकि ये डेटा आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये वेरी होता रहता है। फिर हमने पीछे किसको छोड़ा? पहली तिमाही में सर्वाधिक निवेश प्राप्त प्रस्ताव तमिलनाडु को मिले थे। वहीं दूसरी तिमाही में छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक निवेश प्राप्त किए। काफी अच्छी बात है। तमिलनाडु एक विकसित राज्य है,
उसको हमने पीछे छोड़ने की कोशिश की। तीसरी तिमाही में भी छत्तीसगढ़ विनिर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश प्राप्त करने वाले टॉप 10 राज्यों की सूची में शामिल है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें मुझे लगता है याद करने जैसा सिर्फ एक ही है कि छत्तीसगढ़ टॉप 10 में आया किसमें, निजी निवेश आकर्षित करने। बस मेरे हिसाब से इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, और हमने कुछ हद तक तमिलनाडु को पीछे छोड़ा 2-3 तिमाही में, ये अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, फिर छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य के बच्चों के लिए चाइल्ड बजट लाने जा रही है सरकार। चाइल्ड बजट, बच्चों के ऊपर है वो बजट, यानी पहले ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता था, बजट यानी बजट सभी के लिए हो गया। अब चाइल्ड बजट अलग आएगा, इसके अलावा फीमेल यानी जेंडर आधारित बजट भी आता है। तो अभी ये नया लेके आई सरकार कि बच्चों पर आधारित बजट लाया जाएगा। अब उसमें क्या देखिए, चाइल्ड बजट यूनिसेफ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ की उस योजना का हिस्सा है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक विकास को सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल किया गया। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये काफ़ी फैशन में है आजकल, इसके ऊपर प्रश्न यूपीएससी में भी आते हैं और हमारे पीएससी में भी देखने को मिल सकता है आपको। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा डेवलपमेंट हमें करना है जो सस्टेन करे, लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि 1-2 साल 3 साल चला। जैसे हमने मान लीजिए एनर्जी, ऊर्जा के लिए हमने कोयले का खूब उपयोग कर लिया, अभी तो हमने डेवलपमेंट कर लिया, पर कोयला तो खत्म हो ही जाना एक दिन, फिर वो डेवलपमेंट चलेगा क्या आगे? नहीं, तो वो सतत विकास नहीं हुआ। ऐसा विकास करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हमने सोलर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बना ली और विकास कर लिया, तो वो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। तो ऐसा ही बच्चों का जो एजुकेशन है उसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल किया गया। अब आप सोचेंगे इनको क्यों शामिल किया? तो बच्चे तो देश का क्या, राज्य का क्या, सभी का भविष्य होते हैं। तो अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली, उनके ऊपर बजट आया, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिला, तो आगे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। पढ़ाई हम बच्चों को क्यों कराते हैं? ताकि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो बाद में, इसीलिए तो हम कराते हैं। तो इसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल कर लिया गया। किसको? बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को, ताकि वो स्वस्थ रहें और उन्हें शिक्षा अच्छी मिले। यही 2 चीजें चाहिए बच्चों को, और क्या चाहिए? इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले दूसरे राज्यों में केरल, कर्नाटक, असम और बिहार में बच्चों के लिए सरकार अलग से बजट लेकर आती है। ये 4 राज्य हैं जिनमें अलग से बजट लाया जाता है बच्चों के लिए। इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं। इस योजना को छत्तीसगढ़ ने भी 2030 तक के लिए अपने CG SDG यानी छत्तीसगढ़, CG मीन्स क्या? छत्तीसगढ़, SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विजन में समाहित किया है। हमारा 2030 तक का एक गोल है, आपको पता है, एक लंबा चौड़ा सा गोल है कि हमें ये करना है 2030 तक, और वो भी SDG के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत। तो ये हमने 2030 तक के विजन में इसको शामिल कर लिया है SDG के। यहाँ पर भी ये दिखाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या? बच्चों पे आधारित बजट पहली बार आने वाला है। कब? 2021 में। तो ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हमने 2030 का जो हमारा विजन है, CG SDG विजन, उसमें हमने शामिल किया है। और इसे किसके तहत? यूनिसेफ के जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक विकास का जो लक्ष्य है उसके तहत इसको शामिल किया है। तो आगे देखते हैं। बिलासपुर जिले के सरहद पर स्थित डैश थाने को आदर्श थाना बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब ये आदर्श थाना हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत सारे करंट अफेयर में मैंने बताया। आदर्श थाना क्या होता है? पुलिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, इसके अलावा वहाँ पर मिसबिहेव तो नहीं होता, जो कोई पीड़ित वहाँ पर जाता है तो उसे अच्छा फील हो, ऐसा ना हो कि पुलिस को देख के डर लगे उन्हें। कोई महिला जाए उसके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो थाना बनता है उसे कहा जाता है आदर्श थाना। जैसे पुलिस को कंप्लेंट मिली तो वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, उस हिसाब से भी वो थाना आदर्श थाने की कैटेगरी में आता है। वहाँ पर रंग रोगन यानी वो थाना दिखने में कितना अच्छा है, ये भी डिपेंड करता है आदर्श थाने के रूप में। तो इसका आंसर है क्या?
बिलासपुर जिले के दो ऐसी जगह है, दो थाने हैं, उन्हें क्या बनाया जा रहा, आदर्श थाना। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पुराने थाने थे। इसका आंसर क्या है, हिर्री और चकरभाठा। ये दो थानों को आदर्श थाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा, इन थानों की स्थापना की गई थी 1922 के लगभग में, और तभी से उनका वही भवन था, और वो इतना जर्जर हो चुका था कि बिल्कुल बहुत खराब स्थिति हो चुकी थी। तब सरकार का उसके ऊपर ध्यान गया, तो सरकार ने कहा कि चलिए अब नया भवन बना ही रहे हैं तो आदर्श थाना बना लेते हैं। तो ठीक है, जो भी है सब कुछ ठीक है। हिर्री और चकरभाठा ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बलरामपुर जिले के तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर 4 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये तातापानी आप समझते होंगे, जिसके नाम से स्पष्ट है। थोड़ा सा आपने गांव में अगर आप रहते होंगे तो आपने सुना होगा, तातापानी किसको बोलते हैं, गर्म पानी को बोलते हैं। तातापानी किसे कहा जाता है, गर्म पानी को। और यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत है, उसमें लोग नहाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर 4 दिन का मेला लगता है। कहाँ पर, बलरामपुर जिले में, और जगह का नाम क्या है, तातापानी। और उसमें लोग जाके नहाते हैं, और नहाने के बाद ऐसी मान्यता है कि लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, हो जाती होंगी, ठीक है, बट मान्यता है तो ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। इतनी भीड़ होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ एक गर्म जल का स्रोत है जिसमें लोग स्नान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते होंगे, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, इसमें वो स्नान करते हैं। और बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के अलावा भी दूसरे प्रदेशों से भी लोग वहां पर जाते हैं। फिर जब वो मेला लगा रहता है तो वहां पर सांस्कृतिक महोत्सव भी होता है। सांस्कृतिक महोत्सव में क्या, अलग अलग कलाकार आते हैं, जैसे स्थानीय कलाकारों को भी महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों को बुला लिया और उनसे प्रस्तुति दिलवा रहे, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इग्नोर कर दिया। नहीं, स्थानीय कलाकारों को भी उसी मंच से अवसर दिया जाता है कि वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में बॉलीवुड वो एवं भोजपुरी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देने पहुंचते हैं। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका भी आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें याद करने जैसा है, तातापानी में क्या है, गर्म पानी का स्रोत है, ठीक है। मकर संक्रांति पर यहाँ 4 दिवसीय मेला लगता है, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, और एक स्रोत है गर्म पानी का, उसमें वो नहाते हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। ये तो बहुत बार ये न्यूज आ चुकी है, बट अब ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, यानी एग्जिस्टेंस में आ गया। बीच में न्यूज आई थी, अब फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जो व्यक्ति लाख की खेती करता है उसको आप उसको कृषि का दर्जा दो या ना दो, उससे उसे क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर उसको खेती का दर्जा मिल गया तो उसको फिर क्या मिलेगा, लोन मिल जाएगा। लोन मिलेगा तो वो अपने जो डेवलपमेंट के काम है, यानी जो खेती में वो अच्छा करना चाहता है वो और अच्छा कर सकता है, उसको पैसा मिल जाएगा। राज्य शासन के इस निर्णय के तहत कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों तथा सोमियालाता आदि फसलों पर लाख उत्पादन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषकों अथवा कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋण मान पर प्रदान किया जाएगा। यानी एक तो ये खेती के लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, जैसे इनके ऊपर लाख उत्पादन किया जाता है। अब ये लाख के बारे में मैं काफ़ी बहुत सारे करंट अफेयर में बता चुका हूँ, मैं अभी और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं। इनमें क्या दिया जाएगा, उन्हें लोन दिया जाएगा अल्पकालीन कृषि ऋण। और वो क्या करेंगे लोन को, तो मैं बता ही चुका हूँ क्या करेंगे। प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए, प्राथमिक प्रसंस्करण आपको मैं बता चुका हूँ। प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए लाख निकाला, तो अगर आप उसको ऐसे ही रख के रखेंगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, प्रसंस्कृत किया जाता है, यानी प्रोसेस करते हैं। जैसे प्रोसेसिंग का मतलब ऐसा समझिए, आपके पास कॉटन था, कपास था, आपने प्रोसेस करके कपड़ा बना लिया, तो ये क्या हो गया, प्रसंस्करण। ऐसा ही इसका भी रहेगा, ये जो लाख था इसको आप प्रसंस्कृत करेंगे और फिर आप उपयोग में लेंगे। तो इसके लिए प्रसंस्करण के लिए आपको पैसा चाहिए, ऑब्वियसली लाग लगेगी। अगर कॉटन यानी कपास से आप कपड़ा बनाएंगे तो उसमें पैसा तो लगेगा, लागत तो लगेगी, तो इसके लिए लोन उन्हें मिल जाएगा। फिर इसमें लाख उत्पादक तथा प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषक अथवा कृषक समूहों के कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान देय होगा।
ब्याज अनुदान का मतलब क्या, आपने देखा होगा कि सरकार ब्याज अनुदान में देती है। यानी अगर आपने 100 रुपये मान लीजिए लोन लिया किसी बैंक से और आपका इंटरेस्ट बना 5 रुपये, तो आपको सिर्फ 100 रुपये चुकाने, 5 रुपये सरकार चुकाएगी, क्योंकि ये अनुदान के रूप में सरकार दे रही है। तो ये भी नियमानुसार ब्याज अनुदान देय होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें याद करने जैसा है लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया, और अब उन्हें क्या मिलेगा, अल्पकालीन ऋण मिलेगा और नियमानुसार ब्याज का अनुदान भी देय होगा। ये इंपॉर्टेंट है बस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।